बच्चों तो मैं आ गया हूँ एक और चैप्टर के क्विज को लेकर और मैं देखना चाहता हूँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो एग्जामिनेशन के टाइम में मैं ये सारे चीज बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आप में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो सके। यदि कुछ कमी है तो आप उसको तैयारी कर सको। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है यह आपका बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है ताकि इससे पता चलता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से जानते हो या नहीं जानते हो। तो बच्चों कुछ कमियां होंगी तो तुम उसे फिर सुधार सकते हो और फिर तुम अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं और ये चैप्टर है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके क्विज को हम लोग देखते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफोरेस्टेशन का क्या मीनिंग होता है। तो पहला देख सकते हो प्लांटिंग मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा ट्री का लगाना। दूसरा डिजाइनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिजाइन करना। डिमांडिंग ऑफ फॉरेस्ट। चौथा देख सकते हो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जल्दी से बताओ डिफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है। बहुत अच्छे बच्चों, यह क्या है, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करना। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट मैंने याद भी कराया था तुम्हें, ये वर्ड याद रखना है। यदि डिफोरेस्टेशन पूछेगा, क्लियर करना है, फॉरेस्ट को क्लियर करना है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड, और उस लैंड को यूज करना है फॉर अदर पर्पसेज, अदर पर्पस के लिए। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन इज, इसमें से कौन डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट है। पहला देख सकते हो इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ, डिफोरेस्टेशन के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा देख सकते हो इंक्रीजेस पॉल्यूशन लेवल, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। तीसरा देख सकते हो इंक्रीजेस CO2 लेवल इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बढ़ेगा। और चौथा देख सकते हो ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों ये तो तुम्हें आंसर पता ही है कि ये क्या है, ऑल ऑफ द एबव है। लेकिन क्या पता है कि यह कैसे हो पाएगा, कैसे यहां पर CO2 का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो बच्चों डिफॉरेस्टेशन होगा, यानी कि प्लांट्स की बहुत आयत में कटाई होगी, बहुत ज्यादा कटाई होगी। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यदि वो CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो CO2 का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो गया पहला। और बच्चों यदि CO2 का लेवल बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, यानी कि हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो इससे पॉल्यूशन लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तुम जानते हो कि जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर साउंड पोल्यूशन क्या होता है, काफी कम होता है, क्योंकि वहां जो साउंड वह क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो देख सकते हो कितना ज्यादा यूजफुल होता है फॉरेस्ट हमारे लिए। यदि फॉरेस्ट नहीं होगा तो हमारा लाइफ क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यही नहीं, फॉरेस्ट क्या करता है, फ्लड को भी रोकता है। तुम्हें पता है कि फॉरेस्ट क्या करता है, फ्लड को भी रोकता है। तो कैसे रोकता है यह मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो तुम वहां पढ़ सकते हो। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज्ड लेवल ट्रैप्स द हीट रेस, हीट रेस को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है, मतलब उसको वहीं रोक लेता है। रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ causing an increase in the temperature on the earth, this is called as। तो यहां सबसे पहला लोकल वार्मिंग, हाउस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग और कंट्री वार्मिंग। तो बहुत आसान है बच्चों, इसका आंसर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो तुम इसका आंसर जानते ही हो बच्चों। तुम जानते हो कि जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है या अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, वो जो हीट एनर्जी है उसको यहीं पर ट्रैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, मतलब यहां से ये जाएगा और यहीं पर रह जाएगा, ठीक है। जिसके कारण हमारा अर्थ क्या रहता है, वार्म रहता है। और यदि यह गर्मी काफी ज्यादा बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यदि ये CO2 जो कि ग्रीन हाउस गैस है इसका लेवल यदि बढ़ जाता है तो यहां पर यह जो गर्मी है वह भी बढ़ जाएगा, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तुम्हें पता भी होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ वेयर लिविंग बींग्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड। तो जहां पर लिविंग बींग एग्जिस्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। यस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में
जहां तुम जानते हो बच्चों, जहां पर क्या मिलता है, हाइड्रोस्फीयर, और क्या मिलता है बच्चों, लिथोस्फीयर, और क्या मिलता है, एटमॉस्फेयर। उस स्थान पर क्या होता है बच्चों, जीवन का विकास होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। मतलब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। जहां पर जीवन की संभावना होती है वहां पर जीव क्या होते हैं, पनपते हैं। तो चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हो, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स यहाँ रहते हैं, डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, ऑन द अर्थ देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो उनका एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है, या जो अर्थ से जो रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट से जो रिलेशनशिप है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी, बायोस्फीयर, बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो किसी स्थान पर रह रहे हैं, डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी स्थान पर रह रहे हैं, वह क्या बना रहे हैं, वहां का बायोडाइवर्सिटी को निर्माण कर रहे हैं। यदि हम लोग रूम की बात करें, इस रूम में कितने ऑर्गेनिज्म है बच्चों, 5, 6, 10, 20 प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। जैसे मैं गिन के दिखा दूं, जैसे मान लो मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, स्पाइडर है, ह्यूमन है। तो 5, 6, 7, मान लो कि एक छिपकली भी है। तो 5, 6, 7 ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं। मतलब इस रूम का यदि बायोडाइवर्सिटी का बात किया जाए तो वह क्या है, कम है। लेकिन यदि हम लोग जंगल का बात करें तो वहां पर हजारों हजार प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, हजारों प्रकार के प्लांट्स हैं। तो उस एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह एरिया बायोडाइवर्सिटी से क्या है, रिच है। मतलब बहुत अच्छा बायोडाइवर्सिटी वहां पर देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है। स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पार्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। तो यहाँ नेक्स्ट क्विज का यह जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्विज का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। देखो पहला क्या है, एंडेमिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज, लोकल स्पीसीज और स्पेसिफिक स्पीसीज। आंसर करो बच्चों, देख लो क्या बोलता है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। प्लांट और एनिमल का स्पीसीज जो कि उसी पार्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, वहीं पाया जाता है और कहीं दूसरी जगह नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या बोलेंगे। उत्तर है बच्चों एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज है जो किसी खास एरिया में पाए जाते हैं और दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली वो वहीं पर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, एनिमल्स whose numbers are reducing to a level that they might face extinction are। मतलब कि वो एनिमल एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, वे कौन से हैं, रिड्यूसिंग स्पीसीज, एक्सटिंक्शन स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज या डेंजरस स्पीसीज। तो बच्चों जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज होते हैं वे क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट क्या होता है, मतलब विलुप्त हो गया। और इसका आंसर क्या है बच्चों, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे हैं जो कि विलुप्ति के कगार पर हैं, यदि उनका सही तरीके से देखभाल ना किया जाए तो वो एक दिन क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इज द सोर्स बुक which keeps a record of all the endangered animals and plants। तो बच्चों यहाँ जो भी यहाँ क्वेश्चन आ रहा है वह तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी है। जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज किसे कहेंगे, यह क्या हो गया, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। या फिर बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे, यह यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। तो यह सिर्फ एक क्विज नहीं है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि रेड डेटा बुक क्या है, यह क्वेश्चन होगा तो रेड डेटा बुक क्या है उसका ये आंसर हो सकता है बच्चों। देख सकते हो रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक, यह एक सोर्स बुक है विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वह रिकॉर्ड रखा है ऑल इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल का रेड डेटा बुक। समझ में आ रहा है। तो रेड डेटा बुक के बारे में जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो तुम इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हो। चलो 9th क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ पार्टिकुलर सीजन
ऑफ द ईयर बिकॉज दैट प्लेस बिकम्स वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, पीपुल हंट बर्ड्स, बर्ड्स डू नॉट। ये तो यहीं तक है। चलो इसका आंसर क्या है? तो जो माइग्रेटरी बर्ड है वो ठंडे इलाके से गर्म इलाके में क्यों जाती हैं? तो जहां पर वो रहती हैं वो क्या होता है, बहुत कोल्ड रहता है, ठीक है। और जहां से उड़ के जाती है दूसरी जगह वो क्या होता है, गर्म होता है, जहां पर वो क्या कर सकती है, बेसिकली रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ पार्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज दैट प्लेस बिकम्स, वह प्लेस क्या हो जाता है, बहुत ठंडा हो जाता है, ओके। और जहां वो जाती है वहां गर्म रहता है, जहां पर वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। उन सारे टॉपिक्स को तुम जाकर देख सकते हो। कहाँ? प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? देखो पहला क्या हो गया, प्लांटिंग ट्री, फिर कटिंग ट्री, फिर बर्निंग ट्री, और बी क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं यहां नहीं बताने वाला हूं क्योंकि तुम्हें जरूर पता होगा। तो इसके आंसर को तुम कहां लिख देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और बच्चों कमेंट बॉक्स में कितना तुम्हारा स्कोर हुआ है वह भी जरूर बताना। तो मैं मिल रहा हूं बच्चों तुमसे नेक्स्ट के वीडियो में। वहां पर हम लोग कुछ और क्विज को देखेंगे, कुछ और चीजों को देखेंगे, कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।